हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम हमने किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो हाई होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही ज़्यादा वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो लाई करती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है जब हम अलोंग द सीरीज चलते हैं, लेकिन इर्रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज होती है। क्यों? ठीक है, मैंने बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज। ठीक है, बट इन इर्रेगुलर पैटर्न। ठीक है, इरेगुलर पैटर्न। क्यों? क्योंकि अलोंग द सीरीज अगर हम बात करते हैं, अलोंग द सीरीज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हम बोल सकते हैं कि जो इरेगुलर बिहेवियर आ रहा है अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, या 3D मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि जब हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो एनर्जी लेवल 3D एनर्जी लेवल एंड 4s एनर्जी लेवल अल्टर्स होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो 3D एनर्जी लेवल और 4s एनर्जी लेवल चेंज होते हैं, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की टर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई 4s इलेक्ट्रॉन जब 3D ऑर्बिटल में आता है, ठीक है, जब कोई 4s इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 4s से 3D ऑर्बिटल में उतनी ही ज्यादा हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसीलिए तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी की टर्म में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम है, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है। ठीक है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1 होती है। मींस अगर मैं 4s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं तो हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में से निकाल देगा और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, जिंक है, जिंक होता है 30 3d10 4s2 3d10 4s2 मींस 4s2 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, जिंक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है हाई होगी, क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की स्टेबल आ जाती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके जो सक्सेसिव एलिमेंट्स है, ठीक है, सक्सेसिव एलिमेंट्स मींस एक से अगला एलिमेंट, ठीक है, उनका जो
आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस होता है वो लेस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी की एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके जो सक्सेसिव एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके जो सक्सेसिव एलिमेंट है उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस है वो कम होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हाँ जी, जब भी मैं अलोंग द सीरीज बात करता हूँ उनकी, जब भी मैं अलोंग द सीरीज बात करता हूँ, हाँ जी, अलोंग द सीरीज तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बात हमारी हुई भी है, और इसीलिए जो जेड है या न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन एट द सेम वे उसी तरह हाँ जी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सेम डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, ऐड होता है। जैसे स्कैंडियम है 3d1 4s2, क्लियर है। आगे टाइटेनियम है 3d2 4s2, क्लियर है। हाँ जी, वैनेडियम है 3d3 4s2, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है सेम सब शेल में, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है तो इसका मतलब सिग्मा भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? घटता जा रहा है, क्लियर है। और यहां पर जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सिग्मा बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव घटता है। तो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई सेम आ जाती है, ठीक है। और अगर एटॉमिक रेडियाई सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उनकी लगभग क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्लियर है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जिंक है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जिंक की, हाँ जी, जो कि होता है 3d10 4s2, कैडमियम की 4d10 5s2, मरकरी की जो होता है 5d10 6s2। आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है क्योंकि इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, जैसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले तो क्रोमियम होता है हमारे पास 24 3d5 4s1, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची है 3d5, क्लियर है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर का होता है 29 3d10 4s1, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 3d10, मींस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखता हूं, ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखता हूं, तो क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, क्लियर है। हाँ जी, लेकिन इसी केस में अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, मैग्नीज होता है 25 3d5 4s2, क्लियर है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी Mn की 3d5 4s1, क्लियर, 3d5 4s1। या जिंक की हम देखते हैं, जिंक होता है 30 3d10 4s2, क्लियर है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की होती है हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन 3d10 4s1, क्लियर है। और अब इन दोनों की हम देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्या होगी? लो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद
दोनों ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लो होगी। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो क्रोमियम है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वेनेडियम से भी ज्यादा होगी और मैग्नीज से भी ज्यादा होगी, ठीक है, मैग्नीज से भी ज्यादा होगी। या फिर मैं बोल सकता हूं कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिंक से भी ज्यादा होगी और निकल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE3। क्लियर है। हाँ जी, मैं देखता हूं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज और Fe की और मैग्नीज की। Fe होता है 26, 3d6 4s2। क्लियर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, तो ये बनता है 3d6 4s1, ठीक है। हाँ जी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो Fe बनता है 3d6। क्लियर है, 3d6। और अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो ये बन जाता है 3d5। मींस बहुत जल्दी ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहेगा। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लो होगी। क्लियर। एज इट इज हम देखते हैं 25 में मैग्नीज में 3d5 होता है और 4s2 होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखते हैं तो ये बनता है 3d5 4s1। क्लियर है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखते हैं तो ये बनता है एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा 3d5। क्लियर है। लेकिन अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बहुत ज्यादा हाई होगी। क्लियर है। बहुत ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो मैं बोल सकता हूं कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आयरन की बहुत ज्यादा कम होगी, किससे, मैग्नीज से, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आयरन की मैग्नीज से कम होती है। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 5d सीरीज की वो ज्यादा होती है 3d सीरीज से, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 5d सीरीज की ज्यादा होती है 3d सीरीज से, ठीक है। 5d सीरीज की ज्यादा होती है 3d सीरीज से। क्यों? क्योंकि 5d सीरीज में 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन 4f आ जाते हैं, ठीक है। और मुझे पता है f ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग जो होती है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, वेरी पुअर। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, ठीक है। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें कम होता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है, सिग्मा अगर कम है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो 5d सीरीज की जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई कम है, एटॉमिक रेडियाई इसकी क्या है, कम है, डिक्रीज है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर 4f ऑर्बिटल इसमें आ जाती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर हो जाता है, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच और न्यूक्लियस के बीच, ठीक है। और एटॉमिक रेडियाई कम होती है, और एटॉमिक रेडियाई कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो 5d सीरीज है, 5d सीरीज है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3d सीरीज। क्लियर है, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ जी, जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, ठीक है। मींस अगर हम बोल सकते हैं कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबल होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उस ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या होगी, स्टेबल होगी। जैसे हम बोल सकते हैं Mn+2 है जो होता है 3d5, ये क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है। या फिर हम इससे रिवर्स बोल सकते हैं कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की स्टेबल होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पर। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पर, हाँ जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। जैसे मेरे पास एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो चेंज होता है गैसियस फॉर्म में, तो उसके लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, जितनी एंथैल्पी की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्लियर है। हाँ जी, जब मेटल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, क्लियर है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, क्लियर है। हाँ जी, जो आयंस है वो क्या करता है, हाइड्रेट हो जाता है, वाटर के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब मैं लिख सकता हूं M पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है सब्लिमेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी, और इन टोटल एंथैल्पी को मैं बोल सकता हूं डेल H टोटल इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं कि टोटल एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है टोटल एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। हाँ जी, इसको मैं बोर्न हैबर साइकिल से भी दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं, ठीक है। बोर्न हैबर साइकिल से भी मैं इसको दिखा सकता हूं। बोर्न हैबर साइकिल से भी मैं इसको दिखा सकता हूं। हाँ जी, बोर्न हैबर साइकिल क्या होगा, सबसे पहले तो मेटल है, सॉलिड से चेंज होता है किसमें, एक्वस फॉर्म में, क्लियर है। हाँ जी, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स ये कैरी कर सकता है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं डेल H टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल गैसियस फॉर्म में चेंज होगा,
गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, और जितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्लियर है? उसके बाद वो आयंस की फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है, आयंस की फॉर्म में चेंज होगा। तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? और ये बन जाता है M पॉजिटिव गैसियस। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद वो वाटर के साथ ऐड होगा और जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल बनाता है जिसको मैं बोलता हूं बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो डेल एच टोटल है वो एंथैल्पी चेंज सब्लिमेशन, एंथैल्पी चेंज आयनाइजेशन और एंथैल्पी चेंज हाइड्रेशन के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ जी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है डेल एच टोटल पर। ठीक है, डेल एच टोटल पर। तो मैं बोल सकता हूं मोर नेगेटिव वैल्यू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट एट एनी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द स्टेबिलिटी। मोर, ये आपको याद रखना है, नेगेटिव वैल्यू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, at any oxidation state of any element higher will be the stability, higher will be the stability। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उस मेटल की। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल के साथ हम करते हैं, एग्जांपल के साथ करते हैं, आपको गिवन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी। मेरे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट M पॉजिटिव टू M, M पॉजिटिव टू M। क्लियर है? हाँ जी। यहां पर Mn पॉजिटिव 2 है, Mn पॉजिटिव 2 है और Fe पॉजिटिव 2 है। ठीक है, हाँ जी। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो दिया है हमें, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Mn पॉजिटिव 2 से Mn का -1.18 वोल्ट, -1.18 वोल्ट। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है Fe पॉजिटिव 2 से Fe का, वो दिया है -0.44 वोल्ट। ठीक है, -0.44 वोल्ट। तो अभी हमने बोला कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ठीक है, हाँ जी। इसकी ज्यादा नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, या फिर हम इससे देख भी सकते हैं Mn पॉजिटिव 2 क्या होता है, 3d5 होता है, Fe पॉजिटिव 2 क्या होता है, 3d6 होता है। कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है। ठीक है, Mn की +5 स्टेबल, +2 स्टेबल है क्योंकि +2 की फॉर्म में ये क्या आ जाता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।